गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों है, अकाउंटिंग करने से हमें मिलता क्या है, अकाउंटिंग अगर हम नहीं करें अपने बिजनेस में तो क्या होगा, और इसकी थ्योरी आपको पहले मिल चुकी है पीडीएफ में, आप उसको फेयर पे नोट भी कर चुके होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दो पार्ट में बांटा गया है, मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट। तो अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्ट हैं पहले हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट या बिजनेस का कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव होता है। हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अगर मैं सैलरी पा रहा होता सर्विस करने से, या मुझे फीस मिलती, मैं प्रोफेशनल होता, मैं अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करके पैसे अर्न करता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। हमारे जो हाउस होल्ड एक्सपेंस हैं हमारे वो इसी से फुलफिल होने वाले हैं। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो पहला मेन बिजनेस का जो मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, वही हमारी बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल होता है। क्या आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको मालूम होगा कि आपके बिजनेस में आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो आपके बिजनेस का, आपके फर्म का, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, यानी आप प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, ये हमारी अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है। दूसरा पॉइंट होता है टू नो द वर्थ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किसी भी कंपनी फर्म बिजनेस में उनके एसेट्स की वैल्यू कितनी है और उनकी कितनी लायबिलिटी है, कितना पैसा उनको मिलना है, कितना पैसा दूसरों को देना है, ये अकाउंटिंग से ही फाइंड आउट हो सकता है कि आपके बिजनेस में क्या लायबिलिटी है। जो जैसे हमें बैंक का लोन देना हो, जैसे हमें किसी दूसरे को पेमेंट करना हो, जैसे मैंने किसी से पर्सनली लोन ले रखा हो, हमें किससे कितना लोगों से पाना है। जैसे हमने किसी को क्रेडिट सेल किया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मेरे पास बिल्डिंग कितने की है, मेरे पास कैश बैलेंस कितना है, प्लांट मशीन फर्नीचर मोटर कार स्टॉक, ये सारी चीजें मेरे पास कितनी हैं। तो हमारे एसेट्स की वर्थ और हमारी लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, ये हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट से ही मालूम होता है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। थर्ड पॉइंट आता है टू नो अबाउट द प्रोग्रेस और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस। मेरे बिजनेस का प्रोग्रेस ग्राफ कैसा है, या मेरा बिजनेस अगर डाउनफॉल हो रहा है तो किस कंडीशन में है, ये भी मुझे अकाउंटिंग से ही पता चल सकता है। अगर आपका एग्जाम नहीं हो और आपको बोल दिया जाए कि चलो अब तुम नेक्स्ट क्लास में बैठो, तुम पास हो गए, तुम एक साल खत्म हो गया, जाओ दूसरी क्लास में बैठो, फिर अगले ऐसे क्लास में, यानी अगर आप LKG से पढ़ रहे हो तो कभी आपका एग्जाम नहीं होता हो, और जब एक साल कंप्लीट हो जाता होगा एक सेशन, तो बोल दिया जाता है कि जाओ बेटा अब अगली क्लास में बैठ जाओ। तो अगर तुमसे कोई पूछे भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में तेज हो कमजोर हो, वीकनेस क्या है स्ट्रांगनेस क्या है, कुछ नहीं पता।
तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो मुझे मालूम होगा मेरे बिजनेस की कमजोरियां क्या है, किस वजह से डाउनफॉल हो रहा है, या मेरे बिजनेस का प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। इसलिए भी अकाउंटिंग की जाती है। और भी पॉइंट्स हैं। मेन ऑब्जेक्ट में आते हैं। टू नो द व्हाट अमाउंट पेड और रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन। आपको किन लोगों से कितना पैसा मिलना है, किन लोगों को कितना पैसा देना है। जिनसे आपको पैसा मिलने वाला होता है वो आपके डेटर होते हैं, और जिन्हें आपको पे करना होता है वो आपके क्रेडिटर होते हैं। सपोज तुमने किसी को क्रेडिट सेल किया, उधारी सामान बेचा। आपके घर के सामने भी दुकान होते हैं, जान पहचान वाले ग्रोसरी के शॉप अक्सर ऐसी होती है कि हम लोग जाते हैं, सामान ले लेते हैं और वो नोट कर लेते हैं रजिस्टर में। तो जब वो हमसे नोट करवा लेते हैं कि भैया इतना पैसा आपको देना है, तो ठीक है। जब वो मेरा पेमेंट करने आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ, रजिस्टर अकाउंटिंग तैयार है, कितना पैसा देना है। तो आपने जो क्रेडिट सेल किया, उनसे आपको जिन लोगों से पैसे पाने हैं उन्हें आप डेटर बोलते हैं। और जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं, जब आप उधारी सामान खरीदते हो, तो वो तुमसे मांगने आते हैं, वो तुम्हारे क्रेडिटर होते हैं। तो एट ए टाइम तुरंत बताना है कितना पैसा हमें आपको पे करना है, आपने कितने का उधारी सामान लिया है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है और आप उसे। तो हमारे अकाउंटिंग करने से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे और भी पॉइंट्स हैं, मैं उसको ओरली बता सकता हूं। In the case of companies to comply the provision of that company Act 2013 as under this act, it is necessary for the companies to maintain accounting। ये कह रहे हैं कि जो कंपनी एक्ट 2013 फॉलो है उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को अकाउंटिंग करना कंपलसरी है। तो एक तरफ तो कंपनी के एक्ट में ये हो गया कि अकाउंटिंग करना कंपलसरी, जैसे टाटा, बिरला, बजाज, गोदरेज, मारुति, हुंडई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो अकाउंटिंग करना कंपलसरी है गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो आपको कोई बोलेगा नहीं अकाउंटिंग के लिए, लेकिन आपको अकाउंटिंग करना कंपलसरी हो जाता है कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, आपको कितना पैसा देना है, कितना पैसा पाना ये मालूम करना है, आपके बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है ये पता करना है, या आपके बिजनेस के एसेट्स की कितनी वर्थ, कितनी वैल्यू है और कितनी लायबिलिटी है ये पता करना हो, तो किसी भी वजह से आपको पेमेंट करना जरूरी हो जाता है। इसलिए भी अकाउंटिंग। तो ये मेन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और दूसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है अदर ऑब्जेक्ट का। अदर ऑब्जेक्ट्स भी उसके होते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन अगर उसकी अकाउंटिंग अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। हर समय इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके पास। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी एक शॉप है, पापा बैठते हैं दुकान पे, आप जाते हैं और जहां पे वो काउंटर बोलते हैं जहां पैसे रखे रहते हैं, आप वो कुछ पैसे निकाल लेते हैं बोल करके। कुछ पैसे आपके खर्च हुए, कुछ बच गए, लाके उसी में डाल दिए। आपके पापा कोई रिकॉर्ड वकॉर्ड नहीं रखते हैं। आपकी शॉप में जो एम्प्लॉई है वो खाने पीने की दुकान है, जो मर्जी आया देखा कुछ चोरी से खा लिया। आपके पापा को पता नहीं चला कि उसने क्या रखा था, कहाँ सामान क्या खा लिया। सपोज करो कि तुम्हारी कोई फ्रूट जूस है तो उसने एक डिब्बा निकाला छोटा वाला और पी लिया, खत्म हो गया। जब आप ऐसे पैसे निकाल के चले जाते हो पापा को बोल करके, तो कभी कोई एम्प्लॉय भी ऐसे पैसे निकाल लिया, बोला कि अरे तो इनको तो कुछ पता ही चल रहा है, तो भी निकाल लिया। अब आपके बिजनेस की एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है आपके पापा को पता नहीं चलेगा।
जो सामान रखा हुआ है स्टोर में, गोडाउन में सेल करने के लिए, उसमें से कितने पीस आए थे, कितने पीस बचे, कितने सेल हुए, नहीं पता है। किसी की बिजनेस में लॉस बाय फायर हो गया, मतलब आग लग गई, किसी ने पूछा भाई कितने का स्टॉक जल गया, नहीं पता, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बैंक में कितना बैलेंस है मालूम हुआ, बैंक से पूछना पड़ेगा फिर बता पाओगे कितना बैलेंस है। हमने आपके शॉप से उधारी सामान खरीदा, फिर मैं पेमेंट करने आया, मैंने पूछा कि भाई कितना पेमेंट देना है, उन्होंने बोला हमें तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए कितना देना है। तो हम तो सोचेंगे यार 1000 का सामान ले गए थे, तो बोलेंगे हाँ 700 रुपये आपको देना है, 700 रुपये ले लीजिए। तो मालूम हुआ कि लॉस हो गया। तो काउंटिंग करना हर पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। कंपनी एक्ट के हिसाब से तो कंपलसरी है, एक अलग बात है, लेकिन आपके लिए भी अगर आपका एक सोल ट्रेड है, क्योंकि बिजनेस के कई सारे फॉर्म हो जाते हैं, एक सोल ट्रेडर होता है, फिर अगर एक से ज्यादा हो गए तो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है, फिर अगर और ज्यादा हो गए लिमिटेड पर्सन तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, ऐसे हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो अगर एक सोल ट्रेडर है, क्योंकि हम लोग की जो अकाउंटिंग अभी चलेगी आपके फर्स्ट ईयर में, वो सोल ट्रेडर वाली ही अकाउंटिंग चलेगी। तो जो एक सोल ट्रेडर है अगर वो अकाउंटिंग नहीं करेगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि मैं प्रीवियस ईयर से और इस करंट ईयर में अपडेट हुआ हूं, प्रोग्रेस हुआ है या मैं डाउनफॉल हुआ हूं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम बिना अकाउंटिंग के नहीं बता सकते। आपका यूनिट टेस्ट होता है, फिर आपके हाफ ईयरली होंगे, फिर यूनिट टेस्ट होंगे, फिर आपका बोर्ड होगा या फाइनल एग्जाम होगा या एनुअल एग्जाम होगा। फिर धीरे धीरे आप अपग्रेड करते हैं, पता करते हो मेरी वीकनेस किस सब्जेक्ट में है, उसको अच्छा सा करने के लिए धीरे धीरे आप आपकी एक रैंक बन जाती है क्लास में। फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, इतने परसेंट आए। कैसे पॉसिबल हुआ? तुम्हारे पढ़ने से तो हुआ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई किस वे में गई, कितना हुआ, ये रिजल्ट ने बताया कि आपका ये परसेंट आया है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने उस मेहनत से तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर अनसेटिस्फाइड हो तो थोड़ा सा सुधार करोगे। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करें, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, हमें ऐसे लर्न करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो। सपोज अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आते, तुम्हारे ऐसे ही कुछ नहीं होते, बस एक सेशन के बाद अगली क्लास में जाके बैठ जाओ, कोई अपने आप को प्रूफ ही नहीं कर पाता कि मैं क्या हूं। बिल्कुल वैसे बिजनेस की अकाउंटेंसी होती है कि जब अकाउंटेंसी आती है तो हमें बताना होता है, मैं रिकॉर्ड देख करके कि मेरा स्टॉक का पोजीशन इतना पैसा लेना, इतना पैसा देना, इस तरीके से। तो अदर ऑब्जेक्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें पहला पॉइंट चूंकि आपकी कॉपी में पीडीएफ में हमने भेजा था, आपने नोट किया होगा। अगर हम अदर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें यह बताया गया टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टॉक। जैसे मैंने बताया कि आप क्या एम्प्लॉय कुछ पैसा अगर चोरी कर लिया, कुछ स्टॉक चोरी कर लिया, कुछ खा पी लिया, उसने नहीं बताया, तो स्टॉक है ना, मैंने जितना परचेज किया मैंने उसमें रिकॉर्ड कर लिया, जितना सेल हुआ। जैसे सपोज करो कि तुमने 100 बॉटल कोल्ड ड्रिंक खरीदी और 65 बॉटल तुमने सेल कर दी, रिकॉर्ड में है, तो बैलेंस होना चाहिए 35। तो आप देखेंगे 35 है तो ठीक है, नहीं है तो चोरी हो गई, मालूम हो जाएगा। इस तरीके से आपके स्टॉक की पोजीशन आ गई। और स्टॉक की पोजीशन तो जब लॉस बाय फायर होता है, कभी आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पाना होता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है। टू नो द पोजीशन ऑफ कैश, आपकी बिजनेस में कैश की पोजीशन क्या है एट प्रेजेंट, तुरंत। ये नहीं कि हम पैसे गिनेंगे, कितने का सेल किया अकाउंट में लिखा हुआ है, कितना परचेज किया, कितना एक्सपेंस किया, लेस कर दो। तुमने 100 रुपीज का गुड सोल्ड किया, अब आपकी शॉप शाम को 8 बजे क्लोज हो रही है, तो आपने देखा कि हमने 100 रुपीज का सोल्ड किया है और 20 रुपीज का परचेज किया था, 15 रुपीज मेरे जो एक्सपेंस हुए थे 35, तो बचना चाहिए 65। आपने कैश काउंट किया तो 65 रुपीज मिले। किसी का वॉलेट गुम हो जाता तो कोई बोलता है भाई कितने पैसे चोरी हो गए उसमें रखे थे पर्स में से, तो आप ये बोलेंगे अरे चोरी होने से पहले मैं गिनना भूल गया था। आप क्या सोचते हो, कितना पैसा मैं लेके चला था, कितना पैसा मुझे मिला, तो इतने हो गए, इतने मैंने एक्सपेंस किए, हाँ इतना पैसा मेरा था, चोरी हो गया। तो अकाउंटिंग हो गई मन में। बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रहती है, रजिस्टर में मेंटेन रहती है।
ऐसे टू नो अबाउट द एरर एंड फ्रॉड्स ऑफ द एम्प्लॉय, अगर कोई आपसे एरर भूल हो गई या आपके एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, अकाउंटिंग अगर है, अकाउंटिंग में अगर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मालूम हो जाएगा कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, कहाँ पे तुमसे भूल हो गई है। टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तुमने बिजनेस में जितने भी कैपिटल इन्वेस्ट किए, 1 लाख 2 लाख 5 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख, जो भी पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है, आपकी कैपिटल का टर्नओवर कितना हो रहा है, ये अकाउंटिंग से ही मालूम हो सकता है। जैसे सपोज करो कि तुम्हारी पढ़ाई पे तुम्हारे पेरेंट्स पैसे खर्च करते हैं, स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फीस जमा करते हैं, ड्रेस कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई के लिए एक रूम बना दिया, कंप्यूटर रख दिया आपके लिए, मोबाइल आके दे दिया, सारे पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। अब आपका परसेंट उस हिसाब से नहीं आया जितने पैसे इन्वेस्ट किए, ये मालूम हो जाएगा कि बेटा आप जितना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे हैं। हम भी तुमको कभी कभी पढ़ा दिया करते हैं और मम्मी भी पढ़ा देती हैं, लेकिन रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहा है, या उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ गया, तो ये एनालिसिस हो जाएगा। ऐसे बिजनेस में भी होता है कि आपकी बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसकी पोजीशन क्या है, ये तरीका। टू सेटिस्फाई द टैक्सेशन अथॉरिटी, आपको जीएसटी जमा करना है तो गवर्नमेंट को बताओगे मैंने इतने का सेल किया, इतने का परचेज किया, इतनी जीएसटी बनती है, आप जमा कर लिया, तो गवर्नमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, अभी तो गवर्नमेंट को आपके ऊपर बिलीव होगा, हाँ आपने ये प्रूफ लगा दिया परचेज का इतना तक कैश पे, वो सेल का ये वाउचर है और इस तरीके से ये जीएसटी बनती है। तो जो भी टैक्सेस अथॉरिटी है, एंड ऑफ ईयर में फाइनेंशियल के बाद में आप अपना इनकम टैक्स जमा करते हो तो इनकम टैक्स भी दिखा दोगे कि मेरा इतनी इनकम हुआ, तो अकाउंटिंग का प्रूफ होगा। ऐसे तो होगा नहीं जाके बोल दोगे देखिए मेरा इतना ही इनकम हुआ, देखिए मेरा इतना ही सेल किया, देखिए मैंने इतना ही परचेज किया है, ऐसे नहीं होगा। अकाउंटिंग का रिकॉर्ड उनको दिखाना पड़ेगा। टू नो द फाइनेंशियल एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एट अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये जो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है ये 1 साल का होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, इट मीन्स कि आपकी जो बैलेंस शीट है, यानी आप हो कहां पे, ये अकाउंटिंग से ही पॉसिबल होता है। ठीक ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपके सीबीएसई में भी मेंशन है, सेम चीजें ही है, हेडिंग बदल जाती है। आपके पास ये वाली बुक अगर होगी आप उसे भी देख सकेंगे, देख लीजिए, ऐसे हेडिंग में दिखा दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, जो तुम गुड्स परचेज करते हो और जो तुम सर्विसेज लेते हो। जैसे मान लो ऑटो वाले ने तुमको कहीं पे बिठा के कहीं पे पहुंचा दिया, तो ये तुमने कोई पैसे तो दिए ऑटो का किराया, लेकिन किराया है कहां, दिखाओ, क्योंकि वो सर्विसेज है। तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, तो आपका एम्प्लॉय जो आपको सैलरी पाता है बदले में आपका काम करता है, तो आप उस एम्प्लॉय को जब आप सैलरी दोगे तो क्या लिए थे, उससे सर्विसेज लिए थे। और किसी दुकान से सामान खरीदते हो उसको पैसे देते हो, किसी कस्टमर को सामान देते हो उससे पैसे लेते हो, ये गुड्स हो गया। तो एक फिजिकल हो गया लाइक गुड्स एसेट्स, और एक सर्विसेज हो गई, सैलरी, इलेक्ट्रिक का बिल, ऑटो का किराया वगैरह वगैरह। तो जो भी चीजें होती हैं ये कैश में कन्वर्ट होती हैं और उसको आपको बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। तो उन्होंने बताया टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सिस्टमैटिक क्या हो गया, लास्ट पीरियड में मैंने बात किया था आपसे, डेबिट और क्रेडिट 2 सिंबल है। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टम के हिसाब से, वही सिस्टमैटिक। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, मैंने पहले बताया प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हमारे नेट प्रॉफिट बिजनेस में अगर ज़्यादा हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है तो इसका सही रीजन क्या है, अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू एसर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल कितना 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 प्रोग्रेस होता जा रहा है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, तो आगे उसमें लिखा था ऑफ एम्प्लॉई, आपसे कोई भूल हो जाए, कोई एम्प्लॉई का फ्रॉड हो जाए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, गवर्नमेंट आपकी एक पार्टी है, एक आपको जिसको आपने उधार सामान बेचा वो भी डेटर आपकी पार्टी है, जिससे आपने उधारी सामान खरीदा वो भी एक पर्सन आपका एक हिस्सा बिजनेस का। ये सारी जो पार्टीज है उसको तुम सेटिस्फाइड कैसे करोगे, जब अपनी अकाउंटिंग करोगे।
तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं अपने CBSE से भी। और मैंने पहले बताया कि आप बुक्स जरूर रीड करेंगे, बिल्कुल यूजलेस टाइम में, जब सोने जा रहे हो, जब ऐसे ही बैठे हो तो ऐसे ही पेज पलट जाओ, एक बार देख लो क्या लिखा है। जब सीरियस हो गए, कॉपी रखोगे सामने लर्न करने के लिए, तो एक अलग बात हो गई। लेकिन आपको नॉर्मली बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए, बहुत सारे डिटेल है, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ भी अगर रीड करोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा, कुछ सीखोगे ही, उसके भी पता चलेगा ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपसे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, थोड़े से नाम इनके भी सुन लीजिए। और ये भी आपके थ्योरी में है, जो आपको PDF भेजा गया था उसमें ये भी मेंशन था। अकाउंटिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे वो हैं। आपका एक चैप्टर ही है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन आप इसे भी रीड करेंगे। देखिए आपका ये टॉपिक है। आप चैप्टर नंबर पे कभी मत ध्यान देना, चैप्टर नंबर पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मुझे आपको कैसे बताना है उस तरीके से मैं बता रहा हूं। बुक्स में चैप्टर कौन सा कब प्रिंट है ये राइटर का अपना सोचना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फेस टू फेस लेक्चर नहीं ले रहे हैं, न दे रहे हैं, इसलिए हमें आपको किस वे में बताना है। तो आप चैप्टर के नंबर पर नहीं ध्यान देना, लेकिन आप समझने के लिए समझ लोगे ये 4th चैप्टर है, आप यहाँ पे आइएगा। अभी हम बात कर रहे थे 1st चैप्टर की, फिर यहाँ पे आ गए, तो जब जैसे जरूरत होगी कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के कितने फॉर्म्स हैं। अकाउंटिंग का मतलब रुपया ही नहीं समझना, डायरेक्ट मनी भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी मनी हो सकता है। किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो अभी तो एक मनी का ही हिस्सा है। जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वहां भी मनी इन्वॉल्व है। जो लेबर वर्क कर रहा है वो लेबर भी मनी के ही फॉर्म में दिख रहा है। जितनी सारी अकाउंटिंग होती है उसमें सबसे जो मेन अकाउंटिंग का नाम होता है, जो हम लोग रीड करते हैं, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, उसको 1st नंबर दिया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हम लोग रीड करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के जितने भी फॉर्म्स हैं हमें सब पढ़ना है आगे आगे क्लासेज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें 100% डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होता, कैश, रुपया। हमारे इंडिया में रुपया बोलते हैं, वर्ल्ड की किसी और कंट्री में कहीं पाउंड्स, कहीं डॉलर, कहीं कुछ, यहाँ पे उसको रुपया कहते हैं। तो जो मनी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो रिलेटेड होगा पैसे से, जो फाइनेंशियल नेचर का होगा, जो मनी में कन्वर्ट हो सकेगा, उसी को जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे ही दूसरा नाम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम इस तरीके से बात कर लेते हैं आपसे। एक फर्म है, एक कंपनी है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से मैनेज करता है, कितने लेबर लगाए जाएं, कितने रॉ मटेरियल का यूज किया जाए, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना खर्चा आएगा, यह भी एक अकाउंटिंग है। शुगर मिल है, प्लांट स्टार्ट हो गया, 500 वर्कर खड़े हैं, 5 सुपरवाइजर हैं, कुछ क्लर्कियल स्टाफ है, एक जनरल मैनेजर है, कोई फोरमैन है, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ ऐसे ढेर सारे स्टाफ लगे हुए हैं। उनकी सैलरी का खर्चा कितना आएगा, कितने गन्ने को हम उस मिल में डाले मशीन में कि जो शुगर निकले तो उसकी कास्ट कितनी आएगी, जितने लोग वहाँ पे खड़े हैं उनके जो एक्सपेंस होंगे, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है।
आपके घर में शादी है और 100 आदमी का खाना बनाना है, तो आपको लगेगा अगर 100 आदमी का खाना बनाने में मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो जाए, मिस मैनेजमेंट हो जाए, तो आप सोचेंगे इससे अच्छा तो मैं कैटरिंग कर लिया होता, प्लेट सिस्टम कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मेहनत भी नहीं करना पड़ता, सस्ता भी पड़ता, क्योंकि आपने वहाँ पे मिस मैनेजमेंट कर दिया। तो हम जब मैनेज करते हैं किसी चीज़ को तो हम करते क्या है, अगर ऐसे किसी वर्क को मैनेज करें तो लोग कहते हैं मैं मैनेज कर लिया तो मेरा टाइम सेव हो गया, मैंने समय बचाया। एक ही बार बाइक उठाए और सारा सामान लेके चले आए, थोड़े थोड़े दुकानों पे अलग, कहीं दवा लेनी थी, कहीं सब्जी लेनी थी, कहीं जूते चप्पल लेने थे, कहीं कपड़े लेने थे, तो एक बार में गए, धीरे धीरे करके सब कर लिया, थोड़ा सा टाइम और लगा लेकिन एक ही बार जाना पड़ा, तो आपने टाइम बचाया, एक अच्छा सा मैनेज किया। ऐसे फैक्ट्री में मैनेज होता है, ऑफिस में जो स्टाफ वर्क करते हैं वहां पे एक मैनेज होता है, और कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसकी भी अकाउंटिंग होती है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ऐसे ही होती है कास्ट अकाउंटिंग। किसी भी सामान को बाजार में सेल करना है तो उसकी कास्ट कितनी होगी। अब जैसे कि ये पेन है, इसकी कास्ट बाजार में सेल होगी 25 रुपए में, क्योंकि बाकी पेन बेच रहे हैं 24 में, 26 में, 27 में, तो हमें उनके कंपटीशन में रहना है। तो इसकी कास्ट अगर 25 रुपये, अगर इस 25 रुपये कस्टमर के हाथ में जाएगा तो ही सेल हो पाएगा, क्योंकि कंपटीटर ज़्यादा है। तो 25 रुपये जब कस्टमर के हाथ में जाएगा तो शॉपकीपर को पड़ना चाहिए 22 रुपये का, क्योंकि उसको 3 रुपये की मार्जिन होनी चाहिए। और जो रिटेलर है वो होलसेलर से लाया होगा तो उसको होना चाहिए 21 रुपये का, क्योंकि 1 रुपये होलसेलर को कमाना है। होलसेलर से पहले एजेंसी वाले को जाएगा तो उसको होना चाहिए 20 रुपये 50 पैसे का, क्योंकि 50 पैसा उसे भी कमाना है। और हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम भी तो कुछ अर्न करेंगे। तो पता चला इसकी कास्ट 18 रुपये अगर आती है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 18 रुपये आती है और कस्टमर के हाथ में 25 रुपये में सेल हो जाती है तो बिल्कुल सही है। अब 18 रुपीज हमें उसकी कॉस्ट फिक्स करने के लिए कितने लेबर लगा दें, कितना रॉ मटेरियल लगा लें, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर दें, कितना डायरेक्ट कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लें, ये कास्ट होती है। आपको पढ़ना है अपने फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन ये सबके फॉर्म्स हैं। जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं, एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो सारी अकाउंटिंग आपको पढ़नी होती है। इसलिए यहाँ पे केवल एक नाम दिया जा रहा है। ऐसे ही होता है टैक्स अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अपने टैक्स की काउंटिंग करती है, कितना इनकम टैक्स लगाना है, कितना % जीएसटी लगाना है, इनकम टैक्स की कैटेगरी कितनी होगी, कितना सेस लगाना है, पेट्रोल पे कितना एजुकेशनल सेस लेना है, कितना हेल्थ सेस लेना है। आप पेट्रोल लेते हैं ना, उसमें भी आप 1-2 पैसे पर लीटर के जो रेट होते हैं आप एजुकेशनल में देते हैं। तो गवर्नमेंट एजुकेशन का बजट कैसे बनाए और पैसे कहाँ से कलेक्ट होंगे, तो पता चला हर 1 लीटर पे 2 पैसे ले लेंगे। मूवी देखने जाओगे 5 पैसे वहाँ से ले लेंगे। तो गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग करती है। गरीबों को पैसा देना है, पेंशन देना है, राशन देना है, अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे आपके जो इनकम टैक्स जमा करते हैं उनके पॉकेट से जाएंगे। ये पैसा उनको देना है जो बिल्कुल अच्छे साउंड पोजीशन में है, उनको जो गरीब है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसे करेगी, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बोलते हैं जीएसटी को, तो बहुत सारे टैक्सेस है, कारपोरेट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, तो गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग करती है। ऐसे बहुत सारे हैं। मनी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है, जो महंगाई हो जाती है, मनी इन्फ्लेशन की गवर्नमेंट जो मनी इन्फ्लेशन है कि सामान का एक 100 पॉइंट का एक इंडेक्स बना करके ये सामान का महंगा हो गया, ये सामान सस्ता हो गया, तो कैसे अकाउंटिंग करेगी। ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होता है, जो हमारे सोसाइटी में अमीर गरीब जो पाए जाते हैं। तो बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, बट हमने आपको बताया कि हमें ये अकाउंटिंग ही पढ़नी है। तो बच्चों, हमने आपको जो पीडीएफ भेजा था उस पीडीएफ के हिसाब से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स आज डिस्कस कर लिए फाइनली, और आपकी कॉपी में हम उम्मीद करते हैं कि आपको जब पहली टर्न पे ट्यूसडे को आपको जब मिला रहा होगा तो आप उसे जरूर रिकॉर्ड कर चुके होंगे। तो इसलिए आप एक बार रीड करेंगे, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे भी रीड करेंगे, आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अभी आप पहले बुक से तो रीड करें, कॉपी को तो लर्न करें।
वीडियो को बार बार रिव्यू करके सुन लो, लेक्चर सुन लो। थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, बोरियत हो सकती है आपको कि नहीं ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा पेशेंस कर लो, एक बार 2 बार सुन लोगे क्लियर हो जाएगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।